जी जनाब, कल के लेक्चर से क्वेश्चन। कल हमने प्राइमरली फैल्कन प्राइवेट लिमिटेड का क्वेश्चन देखा था। कोई सवाल, कोई इशू जनाब? कल के लेक्चर से कल जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें या बजटिंग में इन जनरल किसी और एरिया में कोई दिक्कत? अच्छा, अगला क्वेश्चन हमने रेनबो पेंट्स लिमिटेड का करना है। इसके दो पार्ट्स हैं, प्रिपेयर बजटेड पीएनएल एंड प्रिपेयर बजटेड कैश फ्लो। इस सवाल की सेल्स की फ़िगर दो हमने कल वर्कआउट कर ली थी, बट सवाल हमने पढ़ा नहीं था, तो काइंडली सवाल को ज़रा RPL इज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बजट्स for the year ending 28 February 2017. The following data has been extracted from the profit loss for the year ended 29 February 2016. Sales including cash, cost of goods sold, material consumed, conversion cost variable, conversion cost fixed including depreciation, opening finished goods, inventory, closing finished goods, inventory, gross profit. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेरिएबल हैं, फिक्स्ड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 5 मिलियन, 10 मिलियन हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 17। फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बजट, कॉस्ट कंट्रोल मैनेजर हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस ऑब्लिक इंफॉर्मेशन। ये पिछला पीएनएल आ गया, अब अगली इंफॉर्मेशन प्रोजेक्शन आ रही है। सेल्स वॉल्यूम एंड सेल प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% and 5% respectively. The ratio of cash credit sale would be 25 to 75. Cash sales are made at a discount of 5%. We have dealt with note number 1. हम projected sale निकाल चुके हैं, उसी को लेके कैरी करेंगे आगे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन में वर्कआउट करनी है। Average collection and payment time in RPL is as follows. Collection of trade debtors 35 days, payment of trade creditors 40 days, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस 25 डेज। अब इन टर्म का मतलब क्या है? शायद ये टर्म इससे पहले कहीं हमारे सवाल में आई कहीं। कलेक्शन ऑफ ट्रेड डेटर्स 35 डेज, कोई हमें बताया गया इसे? इन टर्म्स का मतलब समझ लीजिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 35 डेज का मतलब है कि हम आज कस्टमर को बेचेंगे तो उसकी रिकवरी आफ्टर 35 डेज आएगी। इसका मतलब 35 डेज हम सेल करते रहेंगे, नो रिकवरी। 36th डे पहले दिन की रिकवरी, 37th डे दूसरे दिन की सेल की रिकवरी। दिस इज हाउ प्रोसेस विल कंटिन्यू। अब इसकी इम्प्लीकेशन हमारे लिए क्या बनती है? डेटर कलेक्शन पीरियड 35 डेज का मतलब है कि डेटर बैलेंस इज इक्वल टू 35 डेज ऑफ क्रेडिट सेल। ये नोट कर लीजिए, कलेक्शन पीरियड ऑफ डेटर 35 डेज का मतलब है कि हमारा डेटर बैलेंस इज इक्वल टू 35 डेज ऑफ सेल्स। हमारा डेटर बैलेंस इज इक्वल टू 35 डेज ऑफ सेल्स। इसकी इम्प्लीकेशन जो हम आगे लाने वाले हैं, इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम डेटर बैलेंस वर्कआउट कर पाएंगे। डेटर बैलेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम कैश बजट बनाने जाएंगे। कैश बजट में हमने कैश कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर लेनी होती है ना, तो कैश कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर कैसे आती है? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्लोजिंग डेटर्स। डेटर बैलेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो डेटर बैलेंस यहाँ पर निकलता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड विद डेज इन अ ईयर। डेज इन अ ईयर वो 365 एंड 360 एंड डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ये आपकी डेली सेल आ गई, ठीक है जी। क्रेडिट सेल, एनुअल क्रेडिट सेल, मार्केट एनुअल क्रेडिट सेल। एनुअल क्रेडिट सेल को जब डेज इन अ ईयर से डिवाइड करते हो एक दिन की सेल आ जाती है, इनटू डेटर्स कलेक्शन डेज। जैसे हम जस्ट यूजिंग द सेम डाटा जो इस क्वेश्चन में गिवन है। हमारी पिछले साल की क्रेडिट सेल कितनी थी? इस सवाल में टोटल सेल थी 109, 19 निकाल दो तो क्रेडिट सेल 90 थी, और साल में दिन है 360 रिक्वायरमेंट के नीचे उसने बताया हुआ है। तो इसका मतलब हमारा जो डेटर बैलेंस, ओपनिंग डेटर बैलेंस, मैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारा जो ओपनिंग डेटर बैलेंस होगा दैट विल बी 90 मिलियन की क्रेडिट सेल्स ओवर 360 इंटू कितने दिन कलेक्शन पीरियड है? 35 डेज। तो डेटर बैलेंस क्या होगा? 8.75 मिलियन। ये हमारा पिछले साल की सेल्स है ना, तो पिछले साल का डेटर बैलेंस जो हमारा बजट पीरियड में ओपनिंग डेटर बैलेंस आने वाला है। सो डेटर कलेक्शन पीरियड की इम्प्लीकेशन, डेटर कलेक्शन पीरियड से मराद
टाइम डेटर्स टेक टू पे अस, कितने दिनों बाद कस्टमर हमें, क्रेडिट कस्टमर हमें पेमेंट करता है सेल्स के अगेंस्ट, और जितने डेटर डेज होते हैं हमारा डेटर बैलेंस उतने दिन की सेल के बराबर होता है। एंड द सेम इम्प्लीकेशन होल्ड फॉर द ट्रेड पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स। उसने कहा जी 40 दिन बाद आप क्रेडिटर को पे करते हो, तो वहां पे भी यही इम्प्लीकेशन है कि आपका क्रेडिटर बैलेंस 40 दिन की क्रेडिट परचेज के बराबर होता है। आपका क्रेडिटर बैलेंस 40 दिन की क्रेडिट परचेज के बराबर होगा। इस दूसरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप क्रेडिटर बैलेंस निकाल सकते हो। एनुअल क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड विद डेज इन अ ईयर मल्टीप्लाइड विद क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। ये है जी आपका क्रेडिटर पेमेंट पीरियड जो दिया जाता है। दैट पेमेंट पीरियड कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट क्रेडिटर्स बैलेंस। किस फार्मूला की मदद से? ये एक बेसिक सा फार्मूला है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। डेटर कलेक्शन पीरियड 35 डेज का मतलब डेटर बैलेंस इज इक्वल टू 35 डेज ऑफ क्रेडिट सेल्स। 35 दिन की क्रेडिट सेल के बराबर डेटर बैलेंस होगा। कलेक्शन पेमेंट पीरियड ऑफ क्रेडिटर्स 40 डेज का मतलब क्या है कि क्रेडिटर का बैलेंस 40 दिन की क्रेडिट परचेजेस के बराबर होगा। साल की परचेज आपको पता हो, एक दिन की परचेज निकालो, जरा क्रेडिट पेमेंट पीरियड से मल्टीप्लाई करो तो 40 दिन की परचेज केस में आ जाती हैं। एंड सेम इज द केस विद एक्सपेंस क्रेडिटर्स। पेमेंट को आप एक्सपेंसेस की पेमेंट 25 दिन बाद करते हो, इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस के क्रेडिटर्स भी आउटस्टैंड करते हैं। आपका एक्सपेंस इनकर होता है, फौरन पे नहीं होता, 25 दिन बाद पे होता है, इसका मतलब एक्सपेंस के भी क्रेडिटर आउटस्टैंड करते हैं। कितने दिन बाद पे करते हो एक्सपेंस? 25 दिन बाद। इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस के क्रेडिटर्स कितने होंगे? 25 दिन के एक्सपेंसेस के बराबर। ठीक हो गया। सो ये एक नई इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में आई थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन। आगे सवाल पे जाएंगे, इसको डिफरेंट जगह पे कैलकुलेट करेंगे। यही इंफॉर्मेशन आगे इसी तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है ये नोट नंबर 3 में। आरपीएल मेंटेन्स रॉ मटेरियल इन्वेंट्री फॉर एवरेज 30 डेज कंजम्पशन। वही कॉन्सेप्ट आ गया। सालाना कंजम्पशन पता हो आपके पास, उसमें से 30 डेज की कंजम्पशन निकाल लो, वो आपकी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्वांटिटी वुड बी द सेम। क्वांटिटी वुड बी द सेम। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश गुड्स की क्वांटिटी सेम होगी। रॉ मटेरियल का ताल्लुक कंजम्पशन से है। ट्रेड क्रेडिटर्स एज एट 29 फरवरी अमाउंटेड टू, 29 फरवरी से मुराद ये जो ऊपर बैलेंस शीट गिवन है, वो पीएनएल गिवन है, उसी का हमारा क्रेडिटर 3 मिलियन है। इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज इन इज एस्टिमेटेड एज अंडर। रॉ मटेरियल 10%, वेरिएबल एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 8%, डेप्रिसिएशन सेम एज लास्ट ईयर। ये अगले साल की प्रोजेक्शन हमें बताई जा रही है। RPL plans to introduce new product during the budget period, for which it plans to launch an advertisement campaign during September 16 to February 17. In this respect, payment of 3 million each would be made on 1st September and 1st March. RPL operates absorption costing system and uses FIFO method for valuation of inventory. Absorption costing and FIFO. एक थोड़ा सवाल फिर गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम इसकी सॉल्व करना शुरू करते हैं। वन बाय वन वैल्यूज डिटरमिन करना शुरू करते हैं।
अच्छा जी, ये हमारा फॉर्मेट पीएनएल का आई जस्ट कॉपीड, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है मैंने उसी फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। उसके हिसाब से हम फिगर फोरकास्ट करते जाएंगे वन बाय वन। सेल्स की फिगर कल हमने फोरकास्ट की थी, वर्किंग वन के रेफरेंस से नंबर बता दीजिए मुझे क्या है। 125.46। सेल्स की फिगर हमने कल फोरकास्ट कर ली थी। अब मटेरियल की फिगर को होल्ड करते हुए हम बाकी फिगर्स की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ, सॉरी इधर लेबर तो है नहीं, कन्वर्जन है। इट्स कन्वर्जन वेरिएबल, कन्वर्जन फिक्स्ड। लेबर मैंने गलत लिख दिया, इट इज़ कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल है और कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स्ड है। तो हम कन्वर्जन कॉस्ट से बात शुरू करते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट कन्वर्जन पिछले साल की हमें गिवन है। अगले साल की कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट पे कितने इंपैक्ट्स आते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पे कितने इंपैक्ट आते हैं? दो, एक वॉल्यूम का, एक प्राइस का। वॉल्यूम का इंपैक्ट उसने बताया हुआ है 10% इंक्रीज होगा वॉल्यूम, नोट नंबर 1 में। कॉस्ट का इंपैक्ट उसने बताया हुआ है नोट नंबर 5 में, वेरिएबल एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस 8%। सो वेरिएबल ओवरहेड में दो इंपैक्ट्स आने हैं, एक वॉल्यूम का, एक इन्फ्लेशन का। दोनों इंपैक्ट उसने हमें बताए हुए हैं, तो उन दोनों इंपैक्ट को हम इनकॉर्पोरेट यहीं पे ही वर्किंग में शो कर देते हैं। पिछले साल 18 थे, 10% वॉल्यूम का इजाफा आना है और 8% इन्फ्लेशन का इजाफा आना है। अगले साल के वेरिएबल क्या होंगे? 21.38, 2 डेसिमल तक ही काम करें। डाटा हमें क्वेश्चन में 2 डेसिमल तक ही दिया गया है और गाइडलाइन भी यही है कि मिलियंस में वैल्यूज हों 2 डेसिमल तक लीजिए। रुपीज में वैल्यू हो, वैल्यूज रुपीज में हो, डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर यूनिट कॉस्ट या पर यूनिट प्राइस आ रही है रुपीज में, वो 2 डेसिमल में लेते हैं आप। लेकिन वैल्यूज, रेवेन्यू, एनुअल कॉस्ट, पीएनएल में जो आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं रुपीज में है, नो डेसिमल नीडेड। मिलियंस में है 2 डेसिमल रिकमेंडेड। ये गाइडलाइन है, इसी के मुताबिक चलेंगे अनलेस एग्जामिनर रिक्वायर्स अदरवाइज। जी जनाब, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड पिछले साल थे, कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स थी पिछले साल 12 मिलियन। अब इसमें उसने बताया इसमें 3% की 3 मिलियन की डेप्रिसिएशन है। और नोट नंबर 5 में कहता है, फिर पहली बात फिक्स्ड कॉस्ट में इन्फ्लेशन, वॉल्यूम का इंक्रीज नहीं आता। ठीक है जी, वॉल्यूम का इंक्रीज नहीं आता और फिक्स्ड कॉस्ट में सिर्फ इन्फ्लेशन का इंक्रीज आता है। और उसके लिए नोट नंबर 5 पे जाते हैं तो उसने कहा इन्फ्लेशन 8% है, लेकिन वो भी डेप्रिसिएशन पे नहीं लगनी, क्योंकि डेप्रिसिएशन के इन्फ्लेशन से क्या ताल्लुक? डेप्रिसिएशन तो लगती है कॉस्ट ऑफ द एसेट पे जो माजी में कभी खरीदा गया था। ठीक है जी, इन्फ्लेशन तो उन खर्चों पे लगती है जो खर्चे हम पे कर रहे हैं कैश में। किराया बढ़ गया, बिजली की बिल बढ़ गया, तनख्वाह बढ़ गई। तो हमारी टोटल फिक्स्ड ओवरहेड 12 थे। डेप्रिसिएशन के अलावा, मतलब 3 मिलियन के अलावा जो खर्चा बचेगा उसमें 8% का इजाफा आना है। 3 मिलियन में कोई चेंज नहीं आनी। तो इसका मतलब 12 में से 3 निकाल दो, जो बचे उसमें 8% का इजाफा डाल दो और फिर इसमें 3 दोबारा ऐड कर दो, 12.72। ठीक है जी, जैसे उसने हमें बताया था वैसे हमने इसको ट्रीट कर दिया। 12 मिलियन टोटल फिक्स कॉस्ट थी, 3 मिलियन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अलावा खर्चे ने 8% बढ़ना है, डेप्रिसिएशन ने सेम रहना है। तो डेप्रिसिएशन के अलावा जो खर्चा है उसमें 8% का इजाफा डाला और डेप्रिसिएशन सेम एज इट इज ऐड कर दी। तो ये हमारे अगले साल के बजटेड फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट आ गई। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, पीएनएल में जो क्लोजिंग आ रहा है आपका, इस पीएनएल में 2016 के पीएनएल में क्लोजिंग कितना है? 8। ये आपका इस पीएनएल का ओपनिंग बनेगा ना। लीजिए ये ओपनिंग आ गया। क्लोजिंग स्टॉक मैंने मटेरियल की फिगर को भी अभी छोड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक को भी मैं छोड़ रहा हूँ। मैं आगे इस पे आ जाता हूँ, वेरिएबल पे जो सिंपल फिगर्स हैं। क्लोजिंग स्टॉक पे भी मुझे सोचना है, क्या सोचना है उस पर हम बात करते हैं। फिलहाल आइए आप
वेरिएबल एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब उस पर कितने इम्पैक्ट आने हैं? दो, एक वॉल्यूम का, एक इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन 8% है, वॉल्यूम 10% है। पिछले साल का खर्चा था 25 मिलियन में 10% वॉल्यूम और 8% इन्फ्लेशन। अगले साल 29.70। फिक्स कॉस्ट पे सिर्फ एक खर्चा आता है, एक इम्पैक्ट आता है, वो होता है इन्फ्लेशन का। और इसने उसके बारे में बताया जी फिक्स कॉस्ट पिछले साल थे 10 मिलियन, उसमें 5 मिलियन डेप्रिसिएशन है। तो वही कॉन्सेप्ट आ गया, डेप्रिसिएशन का निकालो, डेप्रिसिएशन के अलावा खर्चों को 8% बढ़ाओ और डेप्रिसिएशन एज इट इज ऐड कर दो। लेकिन साथ ही नोट नंबर 6 भी पढ़ लीजिए, जिसमें एडवर्टीजमेंट कंपेन की बात हो रही है। एडवर्टीजमेंट कंपेन भी तो फिक्स कॉस्ट है ना, ये भी तो एक अलग से ऐड होगी। तो पिछले साल के खर्चे को एडजस्ट करना है और अगले साल की एक प्लान्ड कॉस्ट ऐड करनी है। पिछले साल का खर्चा था 10 मिलियन, इसमें थी 5 मिलियन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अलावा खर्चा बढ़ेगा 8% से। डेप्रिसिएशन ऐड कर दो 5 मिलियन एज इट इज, प्लस 6 मिलियन की कंपेन वो भी ऐड कर दो। दोबारा पढ़ लो जरा। अंग्रेजी मैंने बताया ना बड़ी कमज़ोर है आप लोगों की, कम से कम 3 दफ़ा पढ़वा चुका हूँ ये, फिर भी आप 3 मिलियन बोल रहे हो। 3 मिलियन ईच का मतलब दो डेट्स दी हुई हैं, 3 मिलियन ईच, उसका मतलब 2 ट्रांजैक्शन है। कितनी बनी जी? 16.4। अभी मैंने 2 फिगर्स जिन पे हमें डिटेल वर्किंग रिक्वायर्ड है, फिनिश गुड्स और मटेरियल की, वो टच नहीं की। उसके अलावा मैंने सिंपल वर्किंग टच की हैं। यहाँ पे मैं बार बार आपको एक चीज़ का एहसास दिला रहा हूँ, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आप ये सवाल शुरू करने जाओ एग्जाम में और सेल्स की फिगर पे ही फंस जाओ। अब सेल्स की फिगर पे फंस के सवाल छोड़ोगे तो ये हम देख सकते हो 1 2 3 4 5 फिगर्स हमने बड़ी आसान तरीन इस क्वेश्चन में पंच की हैं, जो ज़रूर 5 से 6 नंबर की, 5 से 7 नंबर की ज़रूर हैं। अगर आप पहली फिगर पे फंसे, सेल्स के अलावा 5 फिगर्स हमने डाली हैं, अगर पहली फिगर पे फंस के आपने टाइम ज़ाया किया, सवाल मिस किया, तो ये इजी 5 से 7 नंबर जो हैं आप स्कोर नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज स्टार्ट क्वेश्चन विद अ प्लान फर्स्ट, और विद इन द प्लान जब क्वेश्चन समझा होता है तो हमें नजर आ रही होती है इजी और क्विक फिगर्स कौन सी हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो क्वेश्चन की प्लानिंग करते जाते हैं, हर वैल्यू की कैलकुलेशन के तरीके के बारे में सोचते जाते हैं। तो जब हम क्वेश्चन 3 दफ़ा पढ़ते हैं तो हमें मोर और लेस पता होता है कि हमने जो मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स को कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ आइटम्स पे हमें डाउट हो सकता है कि यार ये कहाँ से आएगी, सोचना पड़ेगा दोबारा, ये कहाँ से आएगी, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, चौथी दफ़ा पढ़ना पड़ेगा, 5वीं दफ़ा पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फिगर्स के बारे में हमें 3 दफ़ा की रीडिंग में क्लैरिटी मिल जाती है कि ये कहाँ से आने वाली है। फॉर्मेट की क्लैरिटी आ जाती है और मेजॉरिटी फिगर्स की क्लैरिटी आ जाती है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम पहले फिनिश गुड्स को डील करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वर्किंग 2। क्वांटिटी वुड बी द सेम, तो क्या वैल्यू भी सेम होगी? इसके मुताबिक अगले साल के एंड पे वैल्यू सेम होगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी सेम है, लेकिन हमें पता है अगले साल इन्फ्लेशन आ रही है, तो क्वांटिटी बेशक सेम हो, अगले साल के एंड पे सेम क्वांटिटी की कॉस्ट सेम नहीं होगी। अब अगले साल के एंड पे इसी सेम इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी ये हमें देखना है। अब इन्वेंट्री में क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं? मटेरियल, कन्वर्जन, वेरिएबल, कन्वर्जन फिक्स्ड, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो हो रही है ना। इन्वेंट्री में हमारी इन्वेंट्री के 3 कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं, मटेरियल, वेरिएबल कन्वर्जन, फिक्स्ड कन्वर्जन, बल्कि 4 कर लीजिए, डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड कन्वर्जन के 2 हिस्से होते हैं, डेप्रिसिएशन। मसला क्या है, हर कंपोनेंट का रेट ऑफ ग्रोथ फर्क है। या तो वह कहता है ना इन्वेंट्री की वैल्यू 10% बढ़ जाएगी, तो आसान था कि भाई पिछले साल 8 थी तो अगले साल 8.8 हो जाएगी। ऐसा नहीं है। इसमें मटेरियल है जिसने बढ़ना है 10% से, इसमें वेरिएबल एंड फिक्स कन्वर्जन है जिसने बढ़ना है 8% से, इसमें डेप्रिसिएशन है जिसने बढ़ना है 0 रेट है, डेप्रिसिएशन में कोई ग्रोथ नहीं है। तो इस इन्वेंट्री की वैल्यू अगले साल क्या होगी, सेम यूनिट्स की वैल्यू अगले साल क्या होगी, उसके लिए हमें इस इन्वेंट्री वैल्यू का ब्रेकअप चाहिए।
अगर हमें इसका आज का ब्रेकअप मिल जाए कि इसमें मटेरियल कितना है, इसमें लेबर कितनी है, इसमें वेरिएबल कन्वर्जन कितनी है, फिक्स कन्वर्जन कितनी है, डेप्रिसिएशन कितनी है, अगर हमें आज का इसका ब्रेकअप मिल जाए तो अगले साल उन कंपोनेंट्स में उनकी रेलेवेंट इन्फ्लेशन डालेंगे, अगले साल इन्फ्लेशन के साथ इस इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता लगेगा। यूनिट सेम है लेकिन प्राइसेस की वजह से सेम यूनिट्स की कॉस्ट अगले साल डिफरेंट आनी है, और प्राइसेस में जो चेंज है, इन्फ्लेशन जो है वो हर कंपोनेंट का अलग-अलग है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको ब्रेक करें। अब ये इन्वेंट्री ब्रेक करना कंपोनेंट्स में इट इज़ वेरी सिंपल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं कि आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल कितना है, वेरिएबल कन्वर्जन कितनी है, फिक्स कन्वर्जन कितनी है, फिक्स कन्वर्जन में डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ रही है, ये सारा वहाँ पे शामिल है। हमें बेसिकली इसको अगर देखा जाए ना तो 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लें काफ़ी है। रॉ मटेरियल ने 10% से बढ़ना है, वेरिएबल फ्लक्स फिक्स्ड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ने 8% से बढ़ना है, और डेप्रिसिएशन ने सेम रहना है। तो मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पे एक वर्किंग बनाएं, वर्किंग 2, जिसमें हम फिनिश गुड्स का ब्रेकअप, मटेरियल, कन्वर्जन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, हम अगर ये 8 मिलियन का ब्रेकअप बना लें, पहले हम 8 मिलियन का ब्रेकअप पहले बना लें ओपनिंग स्टॉक का, और उसमें फिर इन्फ्लेशन, मटेरियल की इन्फ्लेशन 10%, कन्वर्जन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन की इन्फ्लेशन 8% और डेप्रिसिएशन की इन्फ्लेशन 0, मतलब उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई ग्रोथ नहीं डालेंगे। यह आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 8 मिलियन का, यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गई आपकी, तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा। फॉर्मेट ज़रा समझ लो बात क्या कर रहे हैं। हमारी इन्वेंट्री में 3 तरह के रेट्स अफेक्ट करने वाले हैं इन्वेंट्री की वैल्यू को, एक 10%, एक 8%, एक 0। डेप्रिसिएशन भी हमारी शामिल है ओपनिंग इन्वेंट्री में, उस पर 0 इम्पैक्ट आना है, मतलब उसमें कोई ग्रोथ नहीं आनी, उसको इसलिए हमने 1 से ज़रब दे दिया। मटेरियल ने 10% से बढ़ना है, कन्वर्जन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ने 8% से बढ़ना है, डेप्रिसिएशन ने नहीं बढ़ना। अब 8 मिलियन में मटेरियल कितना है, तो उसके लिए आप देखिए आपकी पिछले साल टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी इनकर हुई थी, 30 जमा 18 जमा 12 कितनी बनी, 60। पिछले साल हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 60 की इनकर हुई थी, उसमें मटेरियल कितना था 30/60, तो 8 मिलियन में मटेरियल कितना होगा, इसी रेशियो में मटेरियल जा रहा होगा ना यहाँ पे 4। पिछले साल हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 60 मिलियन की थी, पिछले साल का पीएनएल देखो, क्योंकि हम पिछले साल की इन्वेंट्री का एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले साल की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 60 मिलियन की थी, उसमें से 30 मिलियन मटेरियल था, इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारा 30/60 मटेरियल है, तो यही रेशियो इन्वेंट्री में भी होगी। इन्वेंट्री भी तो उसी प्रोडक्शन कॉस्ट से निकली है ना। सिमिलरली कन्वर्जन कॉस्ट टोटल है 30, डेप्रिसिएशन के अलावा कितनी है 27, तो 27/30 सॉरी, ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट है, तो 8 मिलियन में से कितनी होगी 3.60, और डेप्रिसिएशन आपकी बनी 3/60 इंटू 8.4। ये जी हमारा 8 मिलियन की ओपनिंग इन्वेंट्री का ब्रेकअप आ गया। हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत वैल्यू हुई हुई है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू हुई हुई है, और हम फाइफो के तहत क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। फाइफो का मतलब अगले साल की कॉस्ट पे इन्वेंट्री ने वैल्यू होना है। अगले साल की कॉस्ट हमारी इन्वेंट्री में मटेरियल में 10% इजाफा, कन्वर्जन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 8% इजाफा, डेप्रिसिएशन सेम। तो हमने उसके लिए पिछले साल की इन्वेंट्री को स्प्लिट कर लिया, 8 मिलियन में मटेरियल, कन्वर्जन एंड डेप्रिसिएशन में स्प्लिट किया, इसमें ग्रोथ डाल दें इन्फ्लेशन की, तो इट इज 4.4। ये कितना है जी 3.89।
ये 0.4 ही रहा और टोटल इज 8.69। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 8.69। आखिरी फिगर हमारी मटेरियल की रह गई है जी। यहाँ पे कोई दिक्कत? डेप्रिसिएशन को क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारी फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा है, फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट का हिस्सा है, और डेप्रिसिएशन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री वैल्यू का हिस्सा होती है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जा रही है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट भी इन्वेंट्री वैल्यू में शामिल की जाती है और फिक्स्ड कॉस्ट में डेप्रिसिएशन शामिल होती है। अगर जब आएगा देख लेंगे इंशाअल्लाह, टेंशन नहीं लेनी अगर की आपने। फिलहाल जो सामने है उसकी टेंशन लो, वो समझ आनी चाहिए जी। एनी क्वेश्चन? वॉल्यूम आ जाएगा तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है सोचोगे तो, बट अभी ना सोचो, जब सवाल आएगा फिर सोचना जी। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? अच्छा जी, मटेरियल के बारे में एक जो बुरी खबर है आपके लिए वो ये है कि इसका जवाब जो ICAP ने दिया है वो गलत है, ठीक है। और हम उसको इसीलिए, ये भी वजह है जो आपको कहा जाता है सोल्यूशन से दूर रहो। कम चांसेस होते हैं, मे बी 1-2% चांसेस ही हैं, बट ICAP के सोल्यूशन में गलती हो सकती है। और ये गलती ICAP के सोल्यूशन में, ICAP के सोल्यूशन से ही आइडेंटिफाई हो जाती है, क्योंकि ये सवाल हम देख रहे हैं। इससे अगला सवाल भी इसी, उसमें एक वर्किंग बिल्कुल सेम मैचिंग है मटेरियल की। वहाँ पे ट्रीटमेंट कुछ और दी हुई है ICAP ने, यहाँ पे ट्रीटमेंट कुछ और दी हुई है। अगले क्वेश्चन की ट्रीटमेंट ठीक है, ये वाली गलत है, तो हम इसको भी सही अंदाज से ही करेंगे। सेम ट्रीटमेंट्स ICAP के सोल्यूशन में 2 डिफरेंट मेथड्स दे दिए गए हैं सेम प्रॉब्लम को हल करने के लिए। जो मेथड ठीक है वो अगले सवाल में अप्लाई हुआ है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस सवाल को भी हम सही मेथड से ही करेंगे। रॉ मटेरियल कंजम्पशन की वर्किंग हमने करनी है। वर्किंग 3, रॉ मटेरियल वेरिएबल और फिक्स्ड। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, इज इट अ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में 2 इंपैक्ट्स आते हैं, एक वॉल्यूम का, एक प्राइस का। वॉल्यूम 10%, प्राइस 10% गिवन है हमें, लेकिन रॉ मटेरियल की तो इन्वेंट्री भी होती है और कंपनी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी रख रही है और कंपनी FIFO को फॉलो कर रही है। इसका मतलब अगर मैं सिंपल वे में रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर निकालना चाहूं, 30 मिलियन पिछले साल की कॉस्ट लेके 10% वॉल्यूम और 10% प्राइस डालूं, क्या खराबी है इसमें? इसमें मैंने सारी कंजम्पशन की प्राइस बढ़ा दी, सारी कंजम्पशन की प्राइस बढ़ा दी, जबकि कंजम्पशन में FIFO मेथड में जो ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम होने हैं उसकी प्राइस नहीं बढ़नी थी। ऐसा ही है ना, क्योंकि उसने लिखा है FIFO मेथड लगाई है। तो जब मैं पिछले साल की कंजम्पशन में 10% वॉल्यूम का इजाफा डाल दूं, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन प्राइस का इजाफा सब में नहीं डालना। प्राइस का इजाफा सिर्फ डालना है जो अगले साल की परचेज में से कंजम्पशन होनी है। और FIFO मेथड में ये जो टोटल कंजम्पशन निकलेगी, इसमें से कुछ कंजम्पशन ओपनिंग स्टॉक से है। तो इसका मतलब ये प्राइस का इजाफा फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है, इसको निकाल दें अगर हम, तो मैं यहां पे एक फिगर लिखता हूं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऑन लास्ट ईयर प्राइसेस। अब ठीक है बात, ये जुमला ठीक हो गया ना? रॉ मटेरियल कंजम्पशन अगले साल की, लेकिन प्राइसेस पिछले साल की, प्राइस का चेंज नहीं डाला। कितनी आई ये कंजम्पशन? 33 मिलियन। अब अगर मैं जरा इक्वेशन समझ लो, इसमें से मैं लेस कर दूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और जो नेट फिगर आए इसमें मैं प्राइस इंक्रीज लोड कर दूं, कितने परसेंट है? 10% है। और इसमें दोबारा मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऐड कर दूं, वट एवर इट इज। तो ये हमारी रॉ मटेरियल कंजम्पशन का बजट आ जाएगा। हमने प्रॉब्लम क्या डिस्कस की थी कि मैं यहां पे अगर प्राइस इंक्रीज डालूंगा ना, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक की कंजम्पशन भी आ रही है, उस पर भी प्राइस इंक्रीज डाल जाता है, जिस पे प्राइस इंक्रीज नहीं डालना। तो हमने किया क्या, प्राइस इंक्रीज नहीं डाला, सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज डाला, प्राइसेस पिछले साल की मतलब रह गई।
इसमें से ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल की प्राइस पे ही होता है वो लेस कर दें, बाकी जो बचा उसमें प्राइस इंक्रीज 10% की डालो, और फिर ये जो लेस किया था रॉ मटेरियल, ये कंज्यूम तो हुआ है ना, इसको वापस डाल दो। इसको तो हमने सिर्फ लेस किया था कि इस पे प्राइस इंक्रीज नहीं लेना था। हमने इसको निकाल के जो बाकी बची उस पर प्राइस इंक्रीज डाला, वापस इसको ऐड कर देंगे तो हमारी कंजम्पशन की फिगर एडजस्टेड आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जरा यहां से निकालो, कितना है? नोट नंबर 3, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री फॉर एवरेज 30 डेज कंजम्पशन, साल में 360 दिन। पिछले साल की कंजम्पशन थी 30 ओवर 360 इंटू 30, ये हमारा पिछले साल का स्टॉक होगा ना, क्लोजिंग जो इस वक्त ओपनिंग आया होगा, कितना जी? 2.50 लेस किया 30.50, इस पर इन्फ्लेशन डालो 33.5, इसमें 2.5 दोबारा ऐड कर दो 36.05। दिस इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन 36.05। ये आपकी रॉ मटेरियल की कहानी। फाइफो के मेथड के तहत चलना है, तो जब फाइफो पे चल रहे हैं तो इसका मतलब आपने पूरी की पूरी कंजम्पशन पे प्राइस इंक्रीज नहीं लगा देनी, उस कंजम्पशन में जो ओपनिंग स्टॉक शामिल है उस पे प्राइस इंक्रीज नहीं आनी। तो हमने प्राइस इंक्रीज लगाने से पहले, वॉल्यूम इंक्रीज तो डाला हमने 10% का, लेकिन प्राइस इंक्रीज डालने से पहले हमने ओपनिंग स्टॉक को अलहदा कर दिया 2.5 मिलियन क्या, क्योंकि उस पर प्राइस इंक्रीज नहीं डालनी थी। ओपनिंग स्टॉक के अलावा जो कंजम्पशन है उस पर प्राइस इंक्रीज डाली 10% की अगले साल के हिसाब से, और ओपनिंग स्टॉक पिछले साल की कॉस्ट पे दोबारा ऐड कर दिया 36.05 रॉ मटेरियल कंजम्पशन। नाउ P&L इज कंप्लीट। यहां से आप अगर सिर्फ इन कॉस्ट का सम ले लें तो, बल्कि ये भी छोड़ दें, आप डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट आपका जीपी आएगा यहां पे सीधा। पॉजिटिव फिगर नेगेटिव फिगर सम कीजिए, डायरेक्ट जीपी आएगा आपका। कॉस्ट ऑफ सेल्स का लाता है, सम दिखाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज जीपी? सेल्स माइनस कॉस्ट प्लस क्लोजिंग स्टॉक जी 56.00, और इसमें से ये कॉस्ट लेस कीजिए, नेट प्रॉफिट 9.0, बस नहीं, 2 डेसिमल। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? इसके आंसर में आपकी रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर गलत है, बाकी सारा डाटा हमारा मैच कर रहा है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन की वर्किंग मैंने आपको डिफरेंट दी है इसके सोल्यूशन से, क्योंकि इसके सोल्यूशन में वही काम किया गया था जो मैंने पहले आपसे शेयर किया कि भाई 30 × 1.1 × 1.1, दैट्स इट। ओपनिंग स्टॉक की प्राइस की एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दिया गया था, या इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज ओपनिंग स्टॉक पे भी डाल दी गई थी, विच इज इनकरेक्ट। अच्छा, इसका पार्ट बी, कैश बजट। कैश बजट अगर आपने सवाल को देखा है तो हमें रिसीट्स के 2 एवेन्यूज हैं और पेमेंट्स के भी 2 ही एवेन्यूज हैं। फॉर्मेट अगर हम लेके आए कैश बजट का, तो कैश रिसीट्स हमारे पास एक कैश सेल से आनी है और एक क्रेडिट सेल से आनी है, और कैश पेमेंट्स हमारे पास एक परचेजेस के अगेंस्ट आनी है, रॉ मटेरियल परचेजेस के अगेंस्ट, और एक एक्सपेंसेस के अगेंस्ट आनी है। एक्सपेंसेस में सारे कन्वर्जन, एडवर्टीजमेंट, एवरीथिंग आ जाएगा। यहां से आएगा हमारा नेट कैश रिसीट ऑब्लिक पेमेंट, और डू वी हैव ओपनिंग बैलेंस? क्या ओपनिंग बैलेंस हमें अवेलेबल है? ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो हमारा बजट फिर यहीं पे ही क्लोज हो जाएगा, नेट कैश रिसीट और पेमेंट पे ही यहीं पे क्लोज हो जाएगा। या हम चाहें तो ओपनिंग बैलेंस शो करके 0 क्लोजिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं, बट ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, हम इसको यहां पे भी क्लोज कर सकते हैं। कैश सेल्स कितनी है जी? सेल्स की वर्किंग से बताइए। कैश सेल्स 30.
17 कैश रिसीट्स, क्रेडिट कैश सेल से रिसीट, क्रेडिट सेल से रिसीट, वर्किंग 4। एग्जाम में पेपर की स्पेस मैनेजमेंट इज आल्सो क्रिटिकल थिंग। जब आप सवाल कोई शुरू करते हो तो यू नीड टू गेट अ फेयर आइडिया कि आपके आंसर को कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है। जैसे ये सवाल है, हमारे दो पार्ट्स हैं, एक पीएनएल का, एक बैलेंस शीट का, तो शायद हम एक पेज पीएनएल के लिए छोड़ दें, दूसरा पेज बैलेंस शीट के लिए, कैश फ्लो के लिए मुख्तस करें, और वर्किंग 1 2 3 तीसरे पेज से शुरू कर रहे होंगे। ऑलवेज रेफर योर वर्किंग ऑन इन अ स्पेसिफाइड स्पेस। अक्सर बच्चे सवाल शुरू करते हैं, उसी के नीचे वर्किंग शुरू कर देते हैं और जवाब पूरा नहीं होता कि वर्किंग नीचे दोबारा आ जाती है, बात का स्पेस का आइडिया नहीं होता। सो इट इज़ बेटर टू लीव एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द आंसर्स एंड देन स्टार्ट योर वर्किंग्स बियॉन्ड दैट। तो जैसे हम अगर बात करें, क्वेश्चन मैंने एक पेज अपना पीएनएल के लिए रखा, दूसरा पेज मैंने कैश बजट के लिए रखा, तीसरे से मैंने वर्किंग शुरू की हुई है, वर्किंग 1 2 3। तो ये वर्किंग हमारी इकट्ठी आ रही होंगी वहाँ पे। आल्दो यहाँ पे मैं उस तरह प्रेजेंट नहीं कर पाता बात का, क्योंकि मेरे पास स्पेस की अवेलेबिलिटी और तरह होती है। एग्जाम में आपको ये आदत रखनी है, पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट्स हैं, दोनों की जगह छोड़िए, ज़्यादा जगह छोड़ दीजिए। दो का शक है, तीसरा पे जाएगा नहीं जाएगा, तीसरा भी छोड़ दीजिए। तीसरा अगर अनयूज रह जाएगा तो एक लाइन खींच देना, गुड इनफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द अप्रूव्ड प्रैक्टिस कि अगर खाली पेज को बच जाए आपका बीच में, उस पर एक लाइन खींच दीजिए, दिस इज गुड इनफ। अच्छा, जब हमें वर्किंग फॉर क्रेडिट सेल्स की चाहिए, क्रेडिट सेल से कितना पैसा आया, कैसे निकालें, कैसे बनाएं? वर्किंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? किया हुआ काम ये पहले हमने, रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, टी अकाउंट भी बना सकते हैं या एक इक्वेशन से भी कर सकते हैं इसको। वर्किंग फॉर टी अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेल्स, balance carried down, cash. This is the figure we are looking for. यह आपका डेटर्स का, ट्रेड डेटर्स का अकाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाते हुए कैलकुलेट किया था कहीं, कितना था? ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 8.75। क्रेडिट सेल्स पीएनएल से बताइए 95.29। कैरिड डाउन उसी फार्मूले की मदद से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें तो इट विल बी 95.29 ओवर 360 इंटू 30, 9.26, सॉरी 35, इट इज 35। सॉरी, सेल्स बढ़ी हैं तो बैलेंस भी बढ़ ही जाना चाहिए मेरे ख्याल में। सेल्स 90 से 95 पे आई है ना, 9.26, ठीक है जी। अब आप कैश बैलेंसिंग फिगर यहां से ले सकते हैं, 94.78, 94.78। आप इसको टी काउंट से ले लीजिए, आप इसको इक्वेशन में ले आइए। कैश रिसीट्स होती हैं आपकी ओपनिंग बैलेंस प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। ये तीन फिगर्स हैं, बैलेंसिंग फिगर यहीं से निकली है टी काउंट में, ये आप इक्वेशन में निकाल लीजिए, दैट इज़ एफिशिएंट। लेकिन अगर आपको इक्वेशन निकालने में कोई 1% भी डाउट है, टी काउंट से आप ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। वर्किंग 5, वर्किंग 6, बल्कि पहले हम एक्सपेंसेस को डील कर लेते हैं। वर्किंग 5 एक्सपेंसेस की बना लेते हैं, वर्किंग 6 हम परचेज के बना लेंगे। एक्सपेंसेस की वर्किंग बनाने के लिए भी सेम यही फॉर्मेट हम यूज़ कर लेते हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाते हैं, एक्सपेंसेस पेएबल का अकाउंट बनाते हैं। एक्सपेंसेस पेएबल, इसमें आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, इसमें एक्सपेंसेस इनकर्ड इधर आएंगे, देन आप एक्सपेंसेस कैरी डाउन लेंगे, तो ये आपका कैश पेमेंट्स अगेंस्ट एक्सपेंसेस आपकी जो फिगर आपको चाहिए आपको मिलेगी। आपका पेएबल्स का ओपनिंग बैलेंस क्या है, एक्सपेंसेस क्या होंगे अगले साल, और अगले साल का पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा एक्सपेंसेस का।
ये 3 फिगर्स की मदद से आप कैश पेमेंट्स अगेंस्ट एक्सपेंसेस ले सकते हैं। एक्सपेंसेस का बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले साल हमारा एक्सपेंसेस का क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या है वो इधर आने वाला है। एक्सपेंसेस के क्रेडिटर्स को कितने दिनों में पे करते हैं हम? 25 दिन में। और इस फार्मूले के मुताबिक 25 दिन में पेमेंट का मतलब आपके क्रेडिटर्स 25 दिन के एक्सपेंसेस के बराबर हैं। तो हमारे पिछले साल के एक्सपेंसेस कितने हैं? पिछले साल के एक्सपेंसेस जरा देखना शुरू कीजिए, पीएनएल को पिछले साल का। हम वो एक्सपेंसेस लेना चाह रहे हैं जिनके क्रेडिटर्स हम मेजर करना चाह रहे हैं। पहला एक्सपेंस 18 मिलियन कन्वर्जन कॉस्ट, लिखते जाइए, सम करते जाइए। दूसरा एक्सपेंस 12 मिलियन, लेकिन इसमें 3 की डेप्रिसिएशन है, उसके तो पेबल नहीं होते ना, उसको निकाल दीजिए। तो 18 जमा 9 27 हो गए। उसके बाद आ जाइए नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, उसमें 25 मिलियन के वेरिएबल हैं, ऐड कर लीजिए। फिर फिक्स्ड हैं कितने के? 5 के। 5 तो डेप्रिसिएशन है, उसके पेबल नहीं होते, निकाल दीजिए। कितने हुए साल के एक्सपेंसेस? 57 डिवाइड विद 360 मल्टीप्लाइड विद 25। लीजिए जी, आपका बैलेंस पिछले साल का क्लोजिंग, पिछले साल के एक्सपेंसेस से बेस करके कितना आ रहा है जी? 3.96। ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्सपेंसेस का बैलेंस ब्रॉट डाउन। $57 मिलियन पिछले साल के हमारे एक्सपेंसेस हैं, कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि हम पेबल से डील कर रहे हैं। पेबल्स के लिए हमें कैश कॉस्ट चाहिए होती है। एक्सपेंसेस में कॉस्ट में तो डेप्रिसिएशन भी शामिल थी, लेकिन डेप्रिसिएशन को हमने अपनी एक्सपेंसेस की डिटेल से माइनस रखा, क्योंकि हमारे पेबल्स डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट स्टैंड नहीं करते, हमारे पेबल्स कैश कॉस्ट के अगेंस्ट स्टैंड करते हैं। पिछले साल की कैश कॉस्ट 57 मिलियन, और हमारी पेबल की पॉलिसी है 25 दिन बाद पेमेंट करते हैं। 25 दिन बाद पेमेंट करने का मतलब हमारे पेबल्स 25 दिन की कॉस्ट के बराबर होंगे। सो साल की कॉस्ट 57 मिलियन है, 25 दिन की कॉस्ट क्या होगी? ये हमारे पिछले साल से बैलेंस ब्रॉट डाउन आया। अब हमें चाहिए इस साल के एक्सपेंसेस। जिस तरह पिछले साल के 57 टोटल बनाया ना, इस साल का टोटल बनाओ जरा, मटेरियल के अलावा। 21.38 प्लस 9.72 प्लस 29.7 प्लस 11.4, इसमें 5 की डेप्रिसिएशन थी। 11.4 कितना बना? 72.2। सॉरी बेटा, ये पेमेंट नहीं है, ये क्या है? एक्सपेंसेस, ये कॉस्ट है। पेमेंट्स पे अभी हमने जाना है, पेमेंट्स ही तो हमने निकालनी है बेसिकली जी। एक्सपेंसेस 72.2 के आगे, 72.2 के एक्सपेंसेस हमारे करंट ईयर के, जिस बजट ईयर के, जिसका हम बजट बना रहे हैं उसके एक्सपेंसेस हैं। अब हमें इसका कैरी डाउन बनाना है, एक्सपेंसेस का कैरी डाउन। हमारे एक्सपेंसेस, क्या ये सारे एक्सपेंसेस, तवज्जो दीजिएगा, क्या ये सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट पैटर्न एक ही है? कोई तवज्जो नहीं है सवाल पे। उसने कहा था पहले हमारे एक्सपेंसेस का पेमेंट पैटर्न 25 दिन है, 25 दिन बाद पे करते हैं, लेकिन इसमें एक 6 मिलियन की एडवर्टीजमेंट भी शामिल है। क्या वो भी 25 दिन बाद पे होती है? उसकी तो डेट उसने इरादा से बताई हुई है कि कब कब पे करनी है आपने। इसका मतलब इस 72 में जो 6 मिलियन शामिल है उसका पेमेंट पैटर्न 25 दिन वाला नहीं है, उसके अलावा बाकियों का 25 दिन वाला है। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो कैरी डाउन होने वाला है, इसकी वर्किंग जरा देखिएगा। 72.2 में से 6 निकाल दो, जो बाकी बचे हैं ना, ये 25 दिन वाले के हिसाब से हैं। डिवाइड भी 360 इंटू 25, ठीक हो गया। ये तो आ गया इस 6 मिलियन के खर्चों के अलावा पेएबल, और 6 में से कितना पेएबल है? 3। वो 3 यहां ऐड कर दीजिए, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेएबल आपका आ गया।
7.60 7.60 लीजिए, कैश पेमेंट्स अगेंस्ट एक्सपेंसेस कितना है जी? 68.56 कैश पेमेंट्स अगेंस्ट एक्सपेंसेस 68.56। जनाब, सवाल को पढ़ना तवज्जो से, अटेंशन से। आप देख रहे हैं सारी चीज़ें सवाल में लिखी हुई हैं, बस हमें उनको कैप्चर करके राइटली कैलकुलेशन में लाना है। कोई रूल, कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल नहीं है बजटिंग का। जो उसने लिखा हुआ है उसके मुताबिक हमें वैल्यूज़ बनानी है। उसने बताया हुआ है कि खर्चों का 25 दिन बाद पेमेंट की जाती है। उसी ने बताया हुआ है कि सवाए एडवर्टीजमेंट के जिसकी पेमेंट का पैटर्न फ़र्क है। तो टोटल खर्चों में से 72.2 में से 6 मिलियन का खर्चा अलहदा किया, उसमें से 25 दिन के हमने निकाल लिए। खर्चे कितने बनते हैं? एक पेबल वो आ गए, और 6 में से हमें पता है 3 मिलियन के आउटस्टैंडिंग है। सो 6 के अलावा जो खर्चे हैं उनके पेबल्स आ गए यहां से, और इस 6 में से आउटस्टैंडिंग पेबल 3 मिलियन है। टोटल पेबल हमारे 7.6 आ गए जो कैरी डाउन हो रहे हैं। वहां से हम कैश पेमेंट्स अगेंस्ट एक्सपेंसेस। जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। अब ये आप कैफ 8 के क्वेश्चन देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चंस को अगर सेट किया है तो आसान से मुश्किल की तरफ ही सेट किया हुआ है। हम आसानी से, ये फाइनल के सवाल आसान थे जो हमने पहले किए हैं। कैफ 8 के सवाल हमें अब थोड़े से मैथमेटिकली टफ मिल रहे हैं, बट मैथमेटिक्स में वही परसेंटेजेस, ज़रबे तकसीमें यूज़ हो रही हैं। बाय द वे, मैंने गूगल क्लासरूम में कल एक मैसेज डाला था आप लोगों को, तो जो बच्चे गूगल क्लासरूम पे नहीं हैं वो आएँ और उसको फॉलो करना शुरू करें। ये कैश बजटिंग का शायद पहला एग्जाम लेवल क्वेश्चन देख रहे हैं हम। आगे हम कुछ क्वेश्चन कैश बजटिंग पे ही देखेंगे। एक एक वर्ड अहम है रीडिंग में, एक एक वर्ड, एक एक डेट। जैसे थोड़ी देर पहले आपको गलती लगी थी, आपने एक वर्ड ईच मिस किया हुआ था, दैट वाज अ मिस्टेक, उससे सवाल गलत होने जा रहा था। डेट मिस कर जाओ, वर्ड मिस कर जाओ, गड़बड़ होगी। और नॉर्मली एक रीडिंग में यू आर बाउंड टू मिस सच इंफॉर्मेशन। गुड 20% 30% वर्ड्स आपके पहली रीडिंग में मिस होते हैं, आप कैप्चर नहीं करते उनको। इसीलिए आपको कहा जा रहा है दूसरी तीसरी रीडिंग करोगे तो ही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैप्चर हो पाएगी आपको। अगर आप एक रीडिंग के बाद चलना चाहोगे, यू विल मेक न्यूमरस मिस्टेक्स, और फिर उनको ठीक करने में आपका बेतहाशा टाइम जाएगा और प्रेशर आएगा आपके ऊपर टाइम वेस्टेज का। सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट इन डिटेल, कम से कम 3 दफा, देन स्टार्ट राइटिंग। जी, कोई सवाल यहां तक? आखिरी जी हमारी वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पेबल 68.56। आखिरी वैल्यू परचेजेस, परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट। अच्छा जी, परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट वर्किंग 6। इसके लिए हम ट्रेड पेबल्स का, ट्रेड क्रेडिटर्स का लेजर बनाएंगे। इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, इसमें परचेजेस यहां पे आएंगी, इसमें बैलेंस कैरी डाउन होगा, और कैश पेमेंट बैलेंसिंग फिगर आएगी यहां पे हमारी। अच्छा जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है जी क्वेश्चन में। नोट नंबर 4, ट्रेड क्रेडिटर्स एज ऑन 29 फरवरी 16 अमाउंटेड टू 3 मिलियन। ब्रॉट डाउन इज 3 मिलियन अवेलेबल। अब हमें परचेजेस की फिगर चाहिए। परचेजेस की फिगर मिलेगी तो परचेजेस को लेके हम पेमेंट टू क्रेडिटर 40 डेज हम पेएबल भी बना लेंगे। सो पहले आपको ये फिगर चाहिए, ये फिगर आएगी तो ये फिगर 40 डेज परचेज के बराबर होती है, ये भी बन जाएगी हमारी। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगी। परचेजेस की फिगर कहाँ से आए? परचेजेस की फिगर कहाँ से आएगी जी? कोई एक वॉलंटियर इक्वेशन बताए, फिर उस पर बात करते हैं क्या सही क्या गलत। जी, परचेज फिगर कहाँ से आएगी? जी बेटा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दिस इज अ बेसिक इक्वेशन। लेट मी ब्रिंग दिस इक्वेशन हियर। रॉ मटेरियल कंजम्पशन
प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लीजिए जी, ये इक्वेशन तो आ गई। कंजम्पशन की फिगर कहाँ से लोगे? कंजम्पशन की फिगर गिवन है, कहीं निकाली थी हमने कंजम्पशन की फिगर। ये चलें जी, आप लेना चाहते हैं ले लीजिए 36.05। तो जो से लीजिएगा ज़रा आप फिगर ज़रा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये भी निकाला था हमने कहीं 2.5, बिल्कुल ठीक है जी, 2.5 हमने निकाला था कहीं पे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से निकलेगा? पॉलिसी गिवन है, बिल्कुल ठीक है। क्या पॉलिसी है? 30 डेज कंजम्पशन। 30 डेज कंजम्पशन तो क्या ख्याल है? दिस इंटू 360 30 हो जाएगा काम? होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कंजम्पशन का 30 डेज ले लोगे, कंजम्पशन तो ये आ रही है, इसका 30 डेज ले लो तो यहां पे तो आती है फिगर, बट क्या वो फिगर ठीक है? दिमाग इस्तेमाल करते चलना है, वो फिगर ठीक नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन में तो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल की प्राइसेस पे शामिल है और क्लोजिंग स्टॉक तो आना है करंट प्राइस पे, फाइफो मेथड पे चल रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। ठीक हो गया? ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? दोबारा तो जो सुनो, क्योंकि इसमें कंजम्पशन में अगले साल की परचेज भी कंज्यूम हुई है जो कि अगले साल की प्राइस पे है। कंजम्पशन में 2.5 मिलियन की आपकी ओपनिंग स्टॉक की कंजम्पशन भी डली हुई है जो पिछले साल की प्राइस पे है। कंजम्पशन में दो प्राइसेस लगी हुई हैं, ओपनिंग स्टॉक पे पिछले साल की प्राइस और अगले साल की परचेज पे उसकी प्राइस, जबकि क्लोजिंग स्टॉक तो एक प्राइस पे बनना है। जब हम इस पे बेस करके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हैं तो फिर तो हम एवरेजिंग कर रहे हैं, जबकि हमने तो फाइफो पे चलना है। हमें चैलेंज क्या आ रहा है कि इसमें प्राइस का इफेक्ट आया हुआ है, ठीक है जी, जो कि हम चाहते हैं कि इसमें पार्शियल इफेक्ट है, इसमें फुल इफेक्ट चाहते हैं। अब अगर एक बात हम करें, मैं इसमें से प्राइस का इफेक्ट निकाल ही दूं, मैं इसमें से प्राइस का इफेक्ट निकाल ही दूं, मैं कंजम्पशन लास्ट ईयर प्राइस पे अगर लूं तो जो कीजिएगा, अगर मैं कंजम्पशन लास्ट ईयर प्राइस पे लूं तो ये 33 बन रही थी ना, पहले भी कैलकुलेट की थी। मैं क्लोजिंग स्टॉक भी लास्ट ईयर प्राइस पे ले लूं, लास्ट ईयर प्राइस पे ले लूं तो बोलो कितना आएगा? लास्ट ईयर प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में नहीं जा रहे हैं हम, हमें तो कैश चाहिए ना, हमें तो परचेज की फिगर चाहिए, हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं चाहिए। क्या है? 2.75 और ओपनिंग स्टॉक तो ऑलरेडी लास्ट ईयर प्राइस पे होता है, ये लेस कर दूं तो ये मेरे पास परचेज की फिगर आती है, लेकिन ये परचेज है लास्ट ईयर प्राइस पे। तो इसके बाद सिर्फ परचेज में आप प्राइस डाल दो, कितनी प्राइस है? 10% का इम्पैक्ट है, इसमें डाल दो तो ये आपकी परचेज करंट ईयर प्राइस पे आ जाएगी, जो कि आपको चाहिए, जो कि आप करंट ईयर से मुराद नेक्स्ट ईयर बजट की। तो ये वैल्यू कितनी आई? 33.25 मल्टीप्लाई करो 36.58। ये फिगर, ये वैल्यू भी आपकी कैश बजट में गलत ट्रीट हुई हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर पे मैंने आपको कहा था गड़बड़ है, इसी तरह यहाँ पे परचेजेस की फिगर में कैश पेमेंट अगेंस्ट परचेजेस की फिगर भी गड़बड़ है इस सवाल में। लेकिन ये गड़बड़, जैसे मैंने कहा कि अगला जो सवाल हमने करना है ना वो इसी इन पसूलों पे है, उसमें ये गलती खुद ही आयका आपने ठीक की हुई है। मैंने आपके सामने आपके जहन में जो चीज़ आई पहले वो पिच की। अब देखें यहाँ पे वो चैलेंज आता है जो आप लोग करते हो, स्टीरियोटाइपिंग। आपको एक सवाल आता है, आपके लिए उसके पास एक स्टैंडर्ड सी स्टीरियोटाइप इक्वेशन अवेलेबल है, स्टीरियोटाइप मेथड अवेलेबल, आप वो अप्लाई कर देते हो और खुश हो जाते हो, सवाल हो गया बगैर सोचे समझे। आपने ट्रेस करना होता है ये सवाल किस अटेम्प्ट से मिलता है, जिससे मिलता है, जिस इक्वेशन से मिलता है वो छाप दो, विदाउट थिंकिंग। जब तक आप सोचने की आदत नहीं डालोगे हर ट्रीटमेंट के बारे में, कभी ये ना सोचोगे ये तो डिट्टो वही सवाल है, डिट्टो सवाल कभी नहीं आएगा, आपको ये ज़हन में बिठा लो। अगर आ भी रहा है, लग भी रहा है, तो उसको ड्यू थॉट जरूर दो, सोच से वेरीफाई करो, सोच के क्या हाँ वाकई तमाम वेरिएबल्स के वैसे ही हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्राइस इंक्रीज, इन्फ्लेशन एटसेट्रा, तमाम वेरिएबल्स हम ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
अब जैसे हमने जब इसको डिस्कस किया, जब मैंने आपको तवज्जो दिलाई, तो आप में से ज़्यादातर बच्चे आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ये गलत करने जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो तब कर पाए जब आपको तवज्जो दिलाई गई। बट एग्ज़ाम में कोई तवज्जो नहीं दिलाएगा। एग्ज़ाम में आप में आदत खुद होनी चाहिए कि हर वैल्यू के बारे में सोच के चलना है, आगे अच्छी तरह पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड सोचना है, फिर आगे चलना है। क्योंकि एग्ज़ाम में एक वर्ड बदलता है, पिछले साल का कोई सवाल उठाओ, उसमें एक वर्ड बदलो, ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर बदल जाती है। और अगर आपने वो वर्ड पिक ना किया तो आप गलत जवाब प्रोड्यूस करके आ जाओगे, इस अजम्पशन पे कि शायद ये तो पिछले साल जैसा सवाल है। रियलिटी में शायद ऐसा नहीं होगा। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? परचेजेस की फिगर हमारी ये आ गई है, जिसको हमें इधर फीड करना है, यहाँ पे 36.58 परचेजेस की फिगर आ जाए तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे लिए आसान है, 40 दिन के बराबर है। सो 36.58 ओवर 360 इंटू 40, 4.06। लीजिए यहां से कैश की फिगर निकाल लीजिए, बैलेंसिंग 35.52 लीजिए जी, 35.52 कैश नेट रिसीट और पेमेंट। रिसीट कितनी? नेट कैश रिसीट 20.87। लीजिए जी, कैश बजट रेडी। 36.55 आती है, ठीक है बेटा। फर्क की बात नहीं है, बात असूल की है। बात ये नहीं है कि आपकी वैल्यू में कितना फर्क आया, आपके पल्ले से नहीं जा रही ना आ रही है, फर्क नहीं पड़ता। बात है असूल की कि क्या आपने असूल को पिक किया। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वैल्यू के नंबर नहीं होते भाई, असूल के नंबर हैं। क्या आपने असूल पिक किया? क्या आप फर्क समझ पाए? क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, प्राइसेस, इन फर्क को हैंडल कर पाए आप? वैल्यू में तो फर्क, मिलियन में डील कर रहे हो, इतना ही आना। तो आपने वैल्यूज पे नहीं जाना, आपने असूल पे जाना है। असूल सीखने आपने। वैल्यू ठीक है गलत है वो आपकी टेंशन नहीं है, आपकी टेंशन है असूल मैं ठीक पिक करूं, असूलों को मैं ठीक अप्लाई करूं मैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।